जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। यह सीरीज चल रही है भारतीय संविधान के भाग 3 की, जो फंडामेंटल जो मूल अधिकार के बारे में बोलता है। हमने बिफोर क्लासों में क्या देखा था? हमने बिफोर क्लासों में देखा था आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 के रूप में पूर्ण रूप से देखा। तो जो फंडामेंटल की कैटेगरी 4, 5, 6, 7 में बांटी गई है। हमने कैटेगरी 4 में देखा था राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन में देखा था, जिसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 में बांटी गई है। और हमने देखा था आर्टिकल आपको फंडामेंटल राइट को 5 कैटेगरी में बांटी गई है, जिसे बोला कल्चरल और एवं एजुकेशनल राइट्स की बात में 29 और 30 में बांटी गई है। और हमने देखा था आपको राइट टू प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल राइट के 6 कैटेगरी में है, जिसे बोला 31 जोड़ा 31 है। और हमें राइट टू एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, रेमेडी क्या बोलती है? रेमेडी बोलती है क्या? इसमें देखने को मिला 32 को जोड़ा गया, जो कैटेगरी फंडामेंटल कैटेगरी 7 में जोड़ी गई है। हमने देखा है कि फंडामेंटल राइट को 7 कैटेगरी में बांट दी गई है। तो हमने पूरी कैटेगरी के रूप में पहले पढ़ चुका है, और हमें 4, 5, 6, 7 इससे पूर्वगामी कक्षा में हमने पढ़ चुकी है ये चीजें। अब देखते हैं, एक बार हम आप लोग को रिवाइज करा देते हैं ताकि आपके ब्रेन में चलता रहे और रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, इस क्लास में आपको रिवाइज पूर्ण रूप से हो जाए ये चीजें। हमने देखा तो आपको देखते हैं कि अनुच्छेद 25 से लेकर 32 तक क्या बोलता है, 32 तक क्या बोलता है। हमें 25 देखने को मिलता है। अनुच्छेद 25 बोलता है कि धर्म का प्रचार, पालन आचरण करने का आजादी देता है। वही वही हमें 26 देखने को मिलती है, धर्म के कार्यों को प्रबंध करने का अधिकार देता है। हमें 27 देखता है, धर्म का प्रचार करते समय लगने वाला कर पर मुक्त होगा, ये चीज बात करता है, आदि देती है, अधिकार देता है। और 28 बोलता है कि धार्मिक शिक्षा संस्था की स्थापना करने का अधिकार देता है। वहीं 29 देता है हमारा अल्पसंख्यक के वर्गों के लिए संरक्षण की बात करता है। और हमारा 30 बोलता है क्या? अल्पसंख्यक के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की बात करता है, संचालन की बात करता है। और वही हमारा 31 बोलती है अनुच्छेद क्या कि हमें बोलता संपत्ति का अधिकार बोलता है, राइट टू हम प्रॉपर्टी की बात करता है। अनुच्छेद हमें 32 का बोलता है संविधान के उपचारों की बात करता है, संविधान के उपचारों की बात करता है, जिसे हमें 4 वर्ग में बांट दिया गया, 4 खंड में बांट दिया गया। ये चीजें ध्यान से देखिए। और देखिए हमने 31 प्रॉपर्टी को हमने 3 खंड में देखा गया था, किस तरह बांटा गया था। हुआ क्या कि हमने एक थोड़ी सी ध्यान दीजिए, 31 और 31B, 31C के रूप में 31A क्यों आने के पड़ा, 31A और 31B ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में आया, लाने की जरूरत क्या पड़ी? जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उसके रूप में देखा कि जो संपत्ति है, जो भूमि है, एकीकरण रूप में मानी गई है, एक व्यक्ति के हाथ में चली गई, जमींदारों के हाथ में चली गई है, जिससे यहाँ पे असमानता आने में असमर्थ है, राज का कल्याणकारी राज बनाने में असमर्थ होगी सरकार। इसके रूप में हमारा पहला अमेंडमेंट आता है, संविधान संशोधन आता है, जिसमें क्या करती है, भूमि सुधार के रूप में लाया जाता है, जिसे बोला जाता है लैंड रिफॉर्म्स। सरकार करती है कि आप जमींदारों को सीधे जमीनों को छीन के गरीबों के वर्गों के बीच में बांट देती है। ये चीजें ये आया हमारा किस में जोड़ दिया गया, तो उस रूप में क्या गया था, एक तरह हमें आजादी देती थी 31 कि हमें संपत्ति का अधिकार है, हमारी संपत्ति कोई नहीं रोक सकता, ले सकता। लेकिन अमेंडमेंट करके क्या किया जाए, गवर्नमेंट बोलती है कुछ सार्वजनिक हित के लिए उसे लिया जा सकता है, इसलिए 31 जोड़ा गया। और 32 क्या बोली कि नौवीं अनुसूची जोड़ेगी। और नौवीं अनुसूची बोलती है क्या कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य को समीक्षा नहीं कर सकती है, उससे समीक्षा नहीं कर सकती, उसके कार्य को देख नहीं सकती है। अगर कोई कानून बना रही है तो उसे समीक्षा नहीं कर सकती है। अगर ऐसे कोई कानून रख दिया जाए, मान लीजिए किसी बॉक्स में, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में अगर कोई सी कानून बॉक्स को किसी चीज को रख दिया जाए, किसी मटेरियल को रख दिया जाए, कोई चीज रख दिया जाए, अब आपको बोला जाए कि इसे उठाना गैर कानूनी होगी, तो उसी तरह बोलता है कि हमें न्यायपालिका इसे जांच नहीं कर सकती है, इसका दुरुपयोग हुआ, मूल अधिकार हनन हुआ, आगे कैसे हुआ देखते हैं हम। देख ये चीजें। और 31C देखने की मिलती है, इसमें 39 आर्टिकल को जोड़ा गया था, जिसमें क्या बोलता है, हमें समान की बात करता है, पुरुष व महिला की समान की बात करता है। 39A 39B को जोड़ा गया था, ये चीजें आर्टिकल जोड़ा गया था, जो मुफ्त शिक्षा की बात करता है, ये चीजें।
और हमें 30 आपको देखने मिलेगा आर्टिकल 32 देखने को मिली थी। 32 को 4 खंडों में बांटा गया था। एक बोलता हमें यदि, हमें ये क्या बोलता है 32(1) क्या बोलता है, यदि मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, वायलेंस होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका देने का अधिकार कौन सा बोल देता है, 32 बोलती है। 32(2) क्या बोलता है, रीट, 5 तरह की रीट है आपको जानते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, आपको प्रतिषेध और उत्प्रेषण, अब अधिकार प्रतिष्ठा, ये देखने को मिलती है। और हमें 3 बोलता है संसद को इतनी ताकत दी गई है कि उच्च सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को जो दी गई रीट है, अन्य न्यायालयों को भी वो रीट जारी कर सकती है, उस पर कानून बना सकती है। ध्यान से देखिए, मतलब संसद, मोदी जी, आप क्या अभी ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल समझा रहे हैं, मोदी जी को ताकत है कि जो सुप्रीम कोर्ट को रीट दी गई है, 5 रीट दी गई है, वो रीट अन्य रीट अधीनस्थ न्यायालयों को भी दे सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को भी दे सकती है। ये किसके पास ताकत है, ये ताकत हमारे आपको देखने को मिल रही पार्लियामेंट के पास है। अब 4 बोलता है हमारा, 4 बोलता है कि मूल अधिकार का कभी उल्लंघन नहीं किया जाएगा, एक चीज छोड़ के, जिससे जब आपातकाल की स्थिति हो, आपातकाल की स्थिति में निलंबित कर दिया जाएगा मूल अधिकार को, बाकी ऐसा कोई परिस्थितियां नहीं होगी जिसमें निलंबित किया जाएगा। ये चीजें हमने पूर्वगामी कक्षा में देखते, एक बार रिवाइज कर लिया आपको बेहतरीन होगा। आगे चलते हैं, देरी नहीं करते। और मूल अधिकार का अनुबंध, अदर फंडामेंटल राइट्स, अदर फंडामेंटल राइट्स में हम देखेंगे, ध्यान से देखिए क्या है फंडामेंटल राइट्स में। आर्म फोर्स ऑफ एंड, ये नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है, आम जनता के लिए ये अधिकार नहीं बनाया गया, स्पेशलिस्ट लोग को बनाया है, वर्दी, जो वर्दीधारी है उनके लिए बनाया गया। ये बनाया गया ऐसे कर्मचारी को बनाया गया जो उनसे मुक्त हो सके। क्योंकि आपको कभी कभी लगता होगा कि अगर पुलिस विभाग होगी, आर्मी हो गई, आर्मी को तो क्या करता है, न उन्हें संपत्ति का है, न उन्हें जीने का अधिकार है, न उन्हें काम का, जब बुलाए जब कर सकती है। तो हमारे बहुत सारे अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो आर्मी भी जो कार्य कर रही है, देश के नेतृत्व में कार्य कर रही है, उसके विरुद्ध तो वो अपने लड़ सकती है कि भैया हमें ड्यूटी करने के नहीं, 8 घंटे आराम करने की आराम करने का अधिकार है, हमें हमें बोलने का अधिकार है। तो बहुत सारी चीजें, ये चीजें आर्मी क्षेत्र में नहीं किया जा सकता, उसी अनुच्छेद को दिया गया। सशस्त्र बल में पुलिस कर्मियों को किस तरह का अधिकार दिया गया, तो सशस्त्र बल में मूल अधिकार का दिया गया, आर्म फोर्स एंड द फंडामेंटल राइट दिया गया। संसद को शक्ति है कि सशस्त्र बलों, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों, जैसे खुफिया एजेंसी, दूरसंचार और प्रणालियों को संबंधित और कर्मियों के लिए मूल अधिकारों का प्रतिबंध या संशोधन कर सकती है। कहने का मतलब हमारा आई भी हो गया, जैसे रॉ हो गया, रॉ को अगर प्रतिबंध लगा सकती है, उसमें क्या कर सकती है, हमारा जितना हमारा अधिकार है, आपको देखना 14 से लेकर हमारा 32 तक, 14 से लेकर 32 में जितना आम जनता को अधिकार मिलता है, प्रधानता अधिकार मिलता है, हमें मूल अधिकार मिलता है, फंडामेंटल राइट मिलता है, उतना ही अगर रॉ में रहने वाला वो भी व्यक्ति, उससे भी फंडामेंटल राइट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी। शक्ति किसे दे दिया गया, पार्लियामेंट को दे दिया, पार्लियामेंट उस पर शक्ति दे सकती है कि उस पर प्रतिबंध लगा सकती है कि आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेगी। रो कहीं नहीं बोल सकता, इस पर प्रतिबंध लगा सकता, हर जगह नहीं बोल सकता, मीडिया में नहीं बोल सकता, इस तरह कर सकता। और हमारे देखने मिलती है, और रॉ क्या होता है, एक जासूस जो देश के अंदर छुप कर और देश के बाहर छुप कर कार्य करे, देश की रक्षा की कार्य करे। ये चीजें रॉ के बारे में आपको डिटेल पढ़ाएंगे, ये चीज ध्यान दीजिए क्या होती है ये चीजें। तो संशोधन भी कर सकता है, उनके फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकता है। देखिए खुफिया एजेंसी है, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, रिसर्च एनालिसिस आप क्या है, विंग है, जिसे फुल फॉर्म बोला जाता है। सशस्त्र बल, सशस्त्र बल में क्या होता है, नौसेना, वायुसेना, स्थल सेना देखने को मिलती है। और सार्वजनिक व्यवस्था रखने के लिए पुलिस विभाग देखने में अर्ध सैनिक देखने को मिलती है। और दूरसंचारण प्रणालियों में, दूरसंचारण प्रणालियों में जो हमारा खुफिया एजेंसी, सशस्त्र और सार्वजनिक के कामों में लगे हुए कर्मचारी हैं, उनके लिए भी मूल अधिकार पर प्रतिबंध रहेगी। या किस तरह का मूल अधिकार दिया जा सकता है, किसे है ताकत, पार्लियामेंट को ताकत है। ध्यान से देखिए ये चीजें। अब फंडामेंटल का महत्व हम बाद में देखेंगे। अब चलते हैं, देखिए आर्टिकल हमने 35 में 33 में देख लिया, सशस्त्र बल एवं उसके मूल अधिकार के बारे में बात करता है। अशासन मतलब सीधे बोलो 33 बोलता पुलिसों के लिए या आर्मियों के लिए कैसा मूल अधिकार रहेगा। हमें 34 बोलता है, देखिए अनुच्छेद 34 क्या बोलती है, जब किसी क्षेत्र में सैन्य अधिकारी अधिनियम लागू है तो संसद की शक्ति है कि मूल अधिकार का प्रतिबंध लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए, प्रतिबंध लगा सकते हैं।
यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगी है, मतलब आपको सीधे बोला सैन्य अधिनियम, जैसे सैन्य अधिनियम को बोलते हैं मार्शल लॉ। अगर मार्शल लॉ जैसे जम्मू कश्मीर अधिक लगती है, असम लगती है, अरुणाचल प्रदेश लगती है, सिक्किम लगती है, इस क्षेत्रों में क्या लगती है, सबसे ज्यादा हमारे क्या लगने देखने मिलती है, ये देखने मार्शल लॉ देखने को मिलती है। तो ये हमारा, अब यहाँ पे एक शब्द लिखा युक्ति युक्त, देखिएगा यूपीएससी पेपर में कहीं कहीं लिखा रहता है युक्ति युक्त, या आपको युक्ति युक्त इस शब्द में लिखा भी रहेगा, ये चीज भी, दोनों का अर्थ यही है, इसका मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। ध्यान देखिए, प्रतिबंध लगाना, ये क्या है, प्रतिबंध लगाना। अब देखिए मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ होता है एक अस्थायी शासन होती है, युद्ध विद्रोह और प्राकृतिक आपदा और कब्जे के बाद लगी जाती है, राष्ट्रीय शासन के समय लग जाती है। जब हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी अनुच्छेदों को अब क्या कर दिया, निलंबित कर दिया जाता है। याद रखिएगा, हमारा पूरे अनुच्छेद को, जो अनुच्छेद 14 से लेकर हमारा क्या दिया है 32 तक दिया, सब उल्लंघन किया, 20 और 21 को छोड़ के, प्राण देही स्वतंत्रता को देके, बस ये चीज है, ध्यान दीजिए, निलंबित कर दिया जाता है। ये चीज है, किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और संरक्षण कौन किया जाता है, अब क्या रखना चाहिए, संरक्षण कौन करता है, फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण, मतलब सेफ्टी कौन करता है, सेफ्टी करने के लिए सिक्योर कौन बनाता है, बनाने का कार्य करता है हमें, आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बना देती है आपको, ये चीज है। और हमें निलंबित कर कौन, सस्पेंड कौन कर सकता है, तो हमारा प्रेसिडेंट कर सकते हैं, महामहिम प्रेसिडेंट महोदय जी कर सकते हैं। जी देखिए, अनुच्छेद 35 बोला, उपबंध बोला, संसद को शक्ति प्रदान दे, कानून बनाने की शक्ति है। संसद कहाँ कानून बना सकती है, संसद की शक्ति है कि किसी प्रदत्त मूल अधिकार के संशोधन कर सकती है और उसे राज्य के विधानमंडल नहीं कर सकती है। बोलता है कि 35 बोलता है कि संसद को शक्ति है किन किन विषयों में कि वो कानून बना सकती है। संसद मूल अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है और उसे क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। क्या कर, प्रदत्त मूल अधिकार संशोधन कर सकती है और राज्य पर राज नहीं कर सकते। संसद को सकती है कि कानून बना सकती है 16(3) के तहत, मतलब निम्न वर्गों के लिए और रोजगार की बात करता है। और 32 बोलता है, 33 हमने बोला, 33 क्या बोलता है, संसद को शक्ति है। और 33 भी बोलता है हमारे क्या, सशस्त्र बल के लिए। 34 भी बोलता है हमारा किसी भी मार्शल लॉ के क्षेत्र में क्या संसद शक्ति बना सकती है, संसद को शक्ति है, ये चीज है मार्शल लॉ लगने का। संसद शक्ति है कि प्रदत्त अधिकार उल्लंघन पर कानूनी बना सकता है और न्यायालय नहीं कर सकती है। संसद को शक्ति है कि मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर कानून बनाया जा सकता है या और एक्ट बनती है या न्यायालय कर सकता है। 35 बोलता है, ध्यान दीजिए, 35 सीधे बोल रहा है कि सशक्त शक्ति है कि हम मूल अधिकार का उल्लंघन करने पर कोई कानून बना सकती है, न्यायालय उस पर क्या करेगी, उससे संचालन करेगी, उसकी से अच्छा करेगी उस एक्ट की। तो हमें आपको देखते आर्टिकल हमें 33 देखने को मिलती है। आर्टिकल 33 सशस्त्र बल एवं एवं उनके लिए मूल अधिकार क्या होना चाहिए, मूल अधिकार किस तरह होना चाहिए, मूल अधिकार क्या होना चाहिए, उस पर किस निर्भर करता है, आपको सीधे दे दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है कि उनके मूल अधिकार रहेगी कि नहीं रहेगी। और 34 बोलता है कि मार्शल लॉ लगी है जहां पर कौन कानून बना सकता है, वो भी पार्लियामेंट बना सकती है। हमारा 35 बोलता है कि पार्लियामेंट के लिए अनशक्ति, तीनों के लिए पार्लियामेंट के लिए बोला गया, अनशक्ति बोली गई। पार्लियामेंट के लिए शक्ति दिया गया कि अगर मूल अधिकार को उल्लंघन हो तो उसमें संशोधन कर सकती है। और हमें 2 बोलता है कि 16(3), 32(3) और 33 और 34 के लिए संसद को शक्ति है कि कानून बना सकती है उसमें। और संसद की शक्ति है कि मूल अधिकार के लिए एक कानून बना सकती है जिसपे उसपे क्या करे, कठोर कानून बना सकती है जिससे न्यायालय उस पे क्या करेगी, उसकी निगरानी करेगी, उसकी सेफ्टी करेगी। ये चीजें ध्यान रखिए। ये रहा अनुच्छेद 12 से लेकर हमारा 35 तक पूर्ण रूप से। अपूर्ण रूप से हुआ क्या, ये तो अनुच्छेद तो बन गए। अनुच्छेद बनने के बाद क्या हुआ, जब संविधान वेताओं ने क्या देखा कि उन्होंने क्या बोला, एक चीज बोला कि हम किसी चीज को बेहतरीन तो बना रहे हैं, लेकिन कितना बेहतरीन है भविष्य में आने पर पता चलेगा, वो कितना अच्छा रहा होगा। तो ये इस रूप में आगे देखने को मिलती है कि भविष्य में कितनी अच्छी संविधान के रूप हमें देखने को मिलती है। तो इसी रूप में आगे देखने को मिलती है। तो इसी के रूप में बोलते हैं कि यदि जब जब जरूरत पड़ेगी संविधान में संशोधन कर दिया जा सकता है, और जब जब जरूरत पड़ेगी जिस अनुच्छेद का जरूरत नहीं है और उस देश को उस अनुच्छेद को समाप्त करने का अधिकार दिया जाएगा, पार्लियामेंट को दे दिया गया है। कहने का तात्पर्य सीधे ध्यान देखिए कि आपको कि संविधान वेताओं ने एक अनुच्छेद डाला जिससे 368 के अंतर्गत बोला गया, उसमें यह शक्ति दे दी गई है कि
जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसे इतनी शक्ति दे दी गई है कि मूल अधिकारों को संशोधन कर सकती है, कि उसकी जरूरत अब थोड़ी थोड़ी कमी है। जरूरी नहीं कि जो पहले थी नींव रखी गई थी आज वो नींव हो। जैसे कहने का तात्पर्य है, यदि आपका घर बना हुआ, आपका घर बना हुआ, आज आपने घर बनाया, 2 BHK बनाया, 4 BHK बनाया, आने वाले कल में आपके बच्चे होंगे, तो बच्चे होंगे, वो आपने 2 BHK बनाया, तो उनको नीड है 3 BHK, और उनके बच्चे होंगे तो आपको 5 BHK, आप 2 BHK में रह रहे हो आप रूमों में, तो आपको आवश्यकता ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए क्या करोगे, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाओगे या बिल्डिंग तोड़ के अच्छी बिल्डिंग बनाओगे। तो कहने का तात्पर्य यही है, संविधान में तो नहीं समझ गया कि आने वाली आवश्यकता जनता के अनुसार संविधान चलनी चाहिए, इसके लिए अनुच्छेद 368 बनाया गया। तो इसी के रूप में जो हमारा पार्लियामेंट है, बार बार संविधान को शुरू से ही हमें छेड़छाड़ी करने लगी, उसे संशोधन करने लगी। इसके रूप में हमारा एक तरफ मूल अधिकार को भी आगे देखने को मिला कि मूल अधिकार किस तरह होगी। एक मूल अधिकार में देती है कि आम जनता को अधिकार दे दिया जाता है लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके, ये इसी तरह बोलती है पार्लियामेंट के लिए, बोलती है पार्लियामेंट को भी अधिकार है कि वो जरूरत पड़े पे जनता के कल्याणकारी बनाने के लिए, देश की रक्षा की अखंडता बनाने के लिए उसमें संशोधन कर सकती है। ये दोनों संशोधन हुआ और दोनों टकराव हुआ। कहने का तात्पर्य अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 68 का टकराव हुआ। एक बोलता है कि संशोधन किया जा सकता है, एक बोलता है संशोधन नहीं किया जा सकता। देखिए ध्यान से, ये बोलता है, अनुच्छेद 13 बोलता है कि पार्लियामेंट में संशोधन नहीं किया जा सकता। हमने 13 पढ़ा चुका था। विधि ऐसी कोई नहीं रहेगी जो संविधान मूल अधिकार को खंडन करे, काटे। और 368 बोल रहा है कि पार्लियामेंट को अधिकार है कि कहीं भी संशोधन किया जा सकता है मूल अधिकार को। ये चीजें संविधान में डाउन होती है, तो लिख दिया, लेकिन क्लियर शब्द में लिखा क्या कि आप मूल अधिकार को संशोधन कर सकता है, नहीं कर सकता, ये चीजें। इसकी न्यायपालिका ने क्या किया, न्यायपालिका में याचिका हमेशा जाता रहा। तो एक केस देखने मिलती है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ 1951 देखने मिलती है। अब देखने के शंकरी प्रसाद के मामले में देखने मिलते हैं कि क्या है शंकरी प्रसाद का मामला। क्या होता है, जब फर्स्ट अमेंडमेंट आता है 19, अब को हमें 51 में देखने मिलता है, 50 के दशक में देखने को मिलता है, तो उसमें एक हमारा संशोधन आता है, भूमि सुधार संशोधन आता है। तो उसमें क्या हुआ था, जो जमींदारों के पास ज्यादा भूमि थी, उसमें सरकार चाहती थी कि वो भूमि को छीन के आम जनता के पास किया जाए। किसी के पास 10,000 एकड़ भूमि थी, किसी के पास 5,000, किसी का 500, लेकिन कुछ व्यक्तियों के पास 1 फुट्टी कोड़ी जमीन थी। क्योंकि समानता की बात करता संविधान, संविधान बोलता है कल्याणकारी राज्य बोलता बनाने के लिए, सरकार का कर्तव्य होगा कल्याणकारी बनाने के लिए। इसके लिए पाबंदी के लिए क्या किया, संशोधन किया गया। अब बोला कि ये याचिकाकर्ता कौन थे, शंकरी प्रसाद थे, पश्चिम बंगाल के थे, पश्चिम बंगाल के जमींदार थे। जब बोलता है, उन्होंने क्या बोलता है, एक तरफ हमें 31 बोलता है और हमारा 19(1)(f बोलता है कि तुम्हें संपत्ति रखने के लिए अधिकार है। और उसी तरह क्या बोलता है, पहला संशोधन आगे आ गया जिसमें बोलता है कि तुम्हें संपत्ति नहीं रखा जा सकता और सरकार के अनुसार रखा जा सकता है। इसे सरकार जबरदस्ती करने लगी। ऐसे क्या किया, जमींदार थे, जमींदार थोड़ी पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दिया। ये चीज ध्यान दीजिए। तो कौन था, शंकरी प्रसाद, ये क्या बंगाल के जमींदार थे, ध्यान से देखिए। और कारण क्या था, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में 31A और 31B को जोड़ा गया था। क्योंकि अमेंडमेंट को 31 में जोड़ा गया, तो 31 में जोड़ दिया गया, तो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची बोलती है कि इसमें न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है कौन, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती ये चीजें। जमींदार के उन्मूलन का अधिनियम 1950 लाया गया था। शोषण इकोनॉमिकल चेंजर लाई गई थी। इसमें लैंड इक्वलिटी 3 रिफॉर्म लाया गया। सबको इक्वलिटी लाना, सबको समान लाना। किसी के पास 500 एकड़ है तो किसी के पास 200 एकड़ है, तो राज्य सरकार को सबको बोल दी कि जमींदारों के पास कितनी भूमि होनी चाहिए। किसी के पास 30, राज्य सरकार ने अपनी भूमि संशोधन करवाया, उसमें से उन्होंने डिसाइड किया किसी के पास 30 एकड़ होना चाहिए, किसी 50 एकड़ होना चाहिए। इस तरह के जमींदारों को निर्धारित किया गया। चुनौती क्या किया उन्होंने, क्या किया, शंकरी प्रसाद बोलते हैं, क्या यहाँ घुसते हैं, शंकरी प्रसाद जाते हैं मूल अधिकार, बोलते हैं कि हमारा मूल अधिकार अनुच्छेद 31 का उल्लंघन हो रहा है, 31 और 19(1)(f का उल्लंघन हो रहा है। दोनों संपत्ति रखने की बात करता है, तो सरकार कैसे संपत्ति लूट सकती है, ये चीज है। एक तरफ हमारा संविधान बोला कि ये मुझे, ये जो हमारा पेन है इसे रखने का अधिकार है मुझे। अब एक तरफ दूसरी बोल चीज लोग आके बोलता है कि आपको रखने का अधिकार नहीं है।
तो जिसने बुक नहीं लिखा था और बुक ही मांग रही है इस चीज पे, तो इस पे विरोध होगा। विरोध होने के बाद यह सुप्रीम कोर्ट में याचिका गया। याचिका में क्या निर्णय गया, क्या जजमेंट आई, आपको देखते हैं आगे। जजमेंट होती है तो निर्णय आता, 5 बेंच थी, जजों की 5 बेंच बैठती है, उन्होंने निर्णय लिया। क्या बोला, संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में या चाहे मौलिक अधिकार हो वो संशोधन कर सकती है। ये चीजें ये वैध माना। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 को वैधता दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 13 के किसी भी शब्द में संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है। ये चीजें अनुच्छेद 31 से 31 को वैधता दिया गया। साफ साफ शब्द में बोला गया कि शंकरी प्रसाद मामले में सीधे बोल दिया सुप्रीम कोर्ट में कि संसद को इतनी ताकत है 368 के तहत वह संशोधन कर सकती है या संविधान के किसी हिस्से को, या चाहे मौलिक अधिकार ही हो, या देश की अखंडता, देश की जरूरत पड़ती है तो उसे परिवर्तित किया जा सकता है। और क्या बोला उन्होंने कि 31A और 31B को उन्होंने वैध माना। और उन्होंने क्या बोला कि हमें जो संशोधन शब्द लिखा गया, मूल अधिकार संशोधन किया शंकरी प्रसाद जी, जो संशोधन हुआ है वहां पे 13A के द्वारा आपको संशोधन शब्द में विधि के अंतर्गत नहीं रखा गया। विधि अर्थ हमने बता दिया था, अनुच्छेद आपको 13(2) के तहत हम बताए थे कि उसमें क्या होता है, विधि के अंतर्गत अध्यादेश, आपको आदेश, कानून, नियम, ये चीज क्या आता है, विधि के अंतर्गत आती है। ये प्रथाएं, इस तरह की प्रथाएं भी हो सकती हैं ये चीजें। तो इस तरह माना गया कि संसद क्या कर सकती है शंकरी प्रसाद मामले में कि वो संशोधन कर सकती है 368 के तहत। अब गोलकनाथ मामला आया, ध्यान दीजिए, गोलकनाथ आया, तो गोलकनाथ आया, ठीक है ना। गोलकनाथ मामले में आया, ये गोलकनाथ कौन था, गोलकनाथ याचिका करता है हेनरी और गोलकनाथ, 2 भाई थे जो कहाँ के थे, हमें पंजाब को देखने मिलती है, जिनके पास 500 एकड़ भूमि थी। कितनी थी, 500 एकड़ भूमि थी। 1967 की बात है, कृषि भूमि थी, कृषि योग्य भूमि थी पंजाब की, ठीक है ना। और सरकार, पंजाब सरकार, कारण क्या रहा, फर्स्ट अमेंडमेंट के 1951 के तहत 31A 31B जोड़ा गया था, लैंड रिफॉर्म किया गया, पंजाब सुरक्षा एवं भूमि काश्तकारी अधिनियम 1953 लाया गया था। वो भी लाया गया तो बोला गया था उसके अंतर्गत, जो पंजाब सुरक्षा अधिनियम लाया गया था उसके अंतर्गत क्या बोला गया, भूमि को सिर्फ पंजाब सरकार बोलती है जमींदार को सिर्फ 30 एकड़ से ज्यादा जमीन रखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये चीजें आपका अधिकार तो है। कहने का तात्पर्य है कि ये पेन रखने का अधिकार था, लेकिन मुझे बोला कि इतनी ही रख सकते हो आप पेन, ये आपको रखने वर्जित नहीं माना जाएगा, क्योंकि देश का कल्याणकारी राज नहीं होगा। ये चीज थी ताकत। चुनौती 31 का और 32 को, ठीक ना, चुनौती दिया गया 30A या 30B, ठीक ना, और को 19 अब देखने को लगा, 9वीं अनुसूची को क्या गया, चैलेंज दिया गया, क्या फंडामेंटल राइट संशोधन कर सकता है, क्या अनुच्छेद 368 के द्वारा फंडामेंटल राइट को संशोधन हो सकता है। किससे पूछा, सुप्रीम कोर्ट से पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसमें, देख निर्णय क्या लिया। निर्णय क्या है, उन्होंने 11 बेंच बैठती है, टोटल क्या है ना, 11 बेंच बैठती है, 6 और 5, 6 और बाई 5 मेजोरिटी से क्या करती है, ये इसमें एक फैसला सुनाई जाती है, जिसमें बोलता है अनुच्छेद 368 के तहत फंडामेंटल राइट को कम नहीं कर सकती है। क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। आज 13(2) में के अधीन संसद संविधान संशोधन अधिनियम कानून माना गया। ध्यान दीजिए, हमारा क्या था, जो हमारा शंकरी प्रसाद मामला था 1951 में, उसमें क्या किया था कि 368 के तहत क्या किया गया, संविधान किसी भी, जो हमारा संसद है, किसी भी संविधान के किसी हिस्से में संशोधन कर सकती है, और क्या क्या चाहे मूल अधिकार हो। लेकिन क्या बोला, हमारा आप देखने बोला गोलकनाथ मामले में, गोलकनाथ में बोलती है संशोधन नहीं कर सकती है, कमी नहीं कर सकती है। क्या कर सकती है, कमी नहीं कर सकती है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो हमारा गोलकनाथ हेरी थी, इसकी जमीन सही रह गई, ये चीज ध्यान दिया। तो उन्होंने क्या बोला, सरकार को बोल दीजिए, आदेश दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट कि संविधान को, मूल अधिकार को संशोधन नहीं कर सकता अनुच्छेद 368। और बोला 13(2) में अंतर्गत क्या किया, विधि शब्द में संविधान संशोधन शब्द को जोड़ दिया गया। ये चीजें ध्यान दीजिए। अब आया केशवानंद। केशवानंद मामले में देखने को मिलती है, केशवानंद भारती आपके केरल राज्य में मिलती है, 1973 में देखने को मिलती है। 73 में लगभग आपको देखने को मिलता है, 6 साल बाद देखने को मिलती है। इसमें भी बोला याचिका करता
केशवानंद थे। केशवानंद देखने को मिलता है कि केरल केरल का एक मठ था, ठीक ना, जैसे हिंदू धर्म का एक मठ था, वहां की उनकी भूमि के रूप में थी। तो धार्मिक नेता थे और एडेनियर मठ के क्या थे, प्रमुख थे। केरल में क्या था, केरल भूमि सुधार अधिनियम 1970 लाया गया, जिसमें भूमि सीमा तय की गई और भूमिहीन व्यक्ति के लिए मजदूरों को क्या किया, भूमि दी गई। केरल में भूमि सुधार अधिनियम आया, रिफॉर्म आया, लैंड रिफॉर्म आया। जब लैंड रिफॉर्म आया तो उसमें क्या किया था कि सब लोग जिसके जिसके पास भूमि थी उसको छीन के गरीबों जिसके पास भूमिहीन व्यक्ति थे उसको भी जमीन दिया गया। ये चीजें ध्यान दीजिए। तो चुनौती क्या गया, तो वह उन्होंने बोलते हैं केशवानंद जी कहाँ जाते हैं, ये ब्राह्मण व्यक्ति थे, तो मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो 19F, 1931A और हमारे 26, 31 से क्या बोलता है, मूल अधिकार क्या ये बोलता है, राइट टू, हमारा प्रॉपर्टी की बात करता है, ये भी राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। लेकिन हमारा अनुच्छेद 26 का बोलता है कि धर्म का कार्यों के लिए प्रबंध करने का अधिकार। मतलब हम 500 एकड़ में वो क्या करना चाहते थे, धार्मिक क्या करना चाहते थे, मंदिर स्थापित करना चाहते थे, ये चीजें, कुटिया स्थापित करना चाहते थे। इसमें क्या किया, सरकार ने रोक लगा दी ये चीजें। तो अनुच्छेद 26 में उल्लंघन हो रहा है, तो इस पर याचिका हुआ। ध्यान दीजिए, निर्णय लिया 13 बेंच बैठी, 7/6, 7 मेजोरिटी से जीती गई और मेजोरिटी से सुनाया गया। जिसमें से क्या था निर्णय, देखा जजमेंट का रहा, संसद संविधान संशोधन कर सकता है पर मूल ढांचे को नहीं कर सकता है, न्यायिक समीक्षा को, उसका न्याय समीक्षा होना चाहिए। ये चीज बहुत बड़ी फैसला रही, जो आपको ध्यान रखिए। संकरी जो केशवानंद मामले में जो ब्राह्मण थे उनके ही मामले में, केशवानंद के मामले में भी सबसे बड़ा निर्णय रही। आज वही चीज चलता है। निर्सीधे बोल दिया कि हाँ, संसद संविधान को संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है 368 के तहत, लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। जो उसके मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे चेंज नहीं कर सकती है ये चीजें। अब मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर कौन निर्णय करेगा, वो करेगी अब सुप्रीम कोर्ट करेगी, न्यायिक समीक्षा करेगी। पहले क्या किया है, पार्लियामेंट में कोई केस आती है, आज भी केस देखने मिलती है, तो क्या करेगी, समीक्षा कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी। वो चीज देखने मिल, संसद, ठीक ना, संसद संशोधन की शक्ति कम किया गया है। इसमें क्या किया, संसद की संशोधन की कमी कम किया गया, क्योंकि न्यायिक समीक्षा होगी तो क्या देखना पड़ेगा कि पार्लियामेंट जो है हमारा, कि वो अपने विशेषाधिकार से बाहर निकल के कार्य करेगी। तो उसमें क्या करेगा, हमारा न्यायपालिका उसमें पाबंदी डालेगी, ये चीज था, ठीक ना। इसमें देखिए हमारा बोलता है अनुच्छेद, शंकरी प्रसाद में बोलता है हमें संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन हमारा क्या बोलता है, गोलकनाथ में बोलता है, इसमें भी गोलकनाथ में बोलता है संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब पहली बार बोला संशोधन नहीं किया जा सकता, कौन सा, गोलकनाथ में। और यही बोल देता कि हमारा क्या है, हमारा केशवानंद मामले में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बट ये मूल ढांचे को नहीं किया जा सकता। मिनर्वा मिल्स और बना भारत संघ 1980, ये देखने को मिलता है। याचिका करता थे मिनर्वा मिल्स और शेयर धारक थे। अब जाने एक मिल था जो आपको देखने मिले थे, भारत में देखने को मिलेगी ये चीज के लिए, ठीक ना। बेंगलुरु में एक मिल थी, मिनर्वा मिल के रूप में था। जो शेयर धारक थे उसमें क्या किया था, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे राष्ट्रीयकरण करने लगी। राष्ट्रीयकरण करने के बाद उसे क्या चाहती थी गवर्नमेंट, राष्ट्रीयकरण करने गवर्नमेंट स्तर में रख दिया जाए, ताकि उसे क्या किया जाए कि देश के हित में कार्य किया जाए, और डीपीएसपी के द्वारा बढ़ावा दिया जाए। क्या किया जाए, राज्य के नीति निर्देश तत्व के रूप में उसे बढ़ावा देने के लिए किया गया। तो चुनौती दिया कि 19(1)(g) और 14, ये बोला गया कि 19(1)(g), अब 1(g) क्या बोलता है, व्यापार करने का अधिकार है, सब व्यक्ति को व्यापार अधिकार। जो शेयर धारक थे, मिनर्वा मिल के शेयर धारक ने याचिका कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा मूल अधिकार 19(1)(g) का उल्लंघन हो रहा है, व्यापार करने का अधिकार पर गवर्नमेंट रोक लगा रही है, और 14 बोल रही है क्योंकि गवर्नमेंट डीपीएसपी बढ़ावा देना चाहती है। तो निर्णय क्या आता है, संसद इसमें निर्णय लेती है, संसद को शक्ति सीमित रहेगी, संसद की, अब बोल दिए निर्णय लेती, जजमेंट आता है, संसद की शक्ति सीमित रहेगी तथा मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है, न्यायिक समीक्षा के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बन सकता। इसमें क्या किया उन्होंने, गलत कर दिया गया। अब क्या मिनर्वा मिल्स क्या की गई, प्राइवेट के हाथ में चली गई। मतलब संसद आज क्या बोले, संसद कोई भी कानून, अगर मोदी जी या कोई प्रधानमंत्री, आने वाले प्रधानमंत्री अब आएंगे या उसमें कोई भी कानून बनाते हैं तो सीधे जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उसकी क्या करेगी, छानबीन करेगी कि ये कहीं मूल अधिकार को उल्लंघन नहीं करता। आज आपको देखने की मिलती है, बहुत बड़ी चुनौती है
गवर्नमेंट अगर कोई बिल लाता है कि तो देखता है, डरती है कि फंडामेंटल राइट्स कहीं वायलेंस ना हो जाए, तुरंत याचिका उसे रद्द कर दिया जाए। तो बहुत ज्यादा देखनी पड़ती है, छानबीन करनी पड़ती है, कहीं से कोई घुस के याचिका ना डाल दिया जाए। ये चीज ध्यान दीजिए। आप आगे चलते हैं। इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या किया गया था, इसमें ध्यान दीजिए, इसे रखा गया था, बनाया गया था, ये संशोधन किया गया था कि अब इसमें क्या किया गया था, अब ध्यान दीजिए, एक और संशोधन आ गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वां अमेंडमेंट द्वारा इसे समाप्त किया गया। अब 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, ये लघु संविधान बनाया गया था। इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान को ही परिवर्तित करके छोड़ दिया, चेंज करने लगी, बहुत ज्यादा चेंज किया। क्या चेंज किया उन्होंने, लघु संविधान बोला। उन्होंने क्या अखंडता, उसमें उन्होंने क्या किया, धर्म पंथ निरपेक्ष को जोड़ा, बहुत सारे शब्द को जोड़ दिया उन्होंने, ये चीजें ऐसे दी है। और लोकसभा और राज्यसभा सभा की सीटों में जो कार्यकाल थी, हमारा 5 साल का लोकसभा के कार्यकाल था, 5 साल को उसे 6 साल का बढ़ा दिया गया। ये चीजें अब का हमारा 5 साल से 6 साल बढ़ा दिया, लेकिन हमें क्या किया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा से मोरारजी देसाई द्वारा समाप्त कर दिया। न्यायिक समीक्षा को कम करने की बात की गई थी, इंदिरा गांधी न्यायिक समीक्षा को कम करने की बात की गई थी, लेकिन हमें देखने को मिलती है न्यायिक समीक्षा कम करने की बात की, अब देखने को मिलता है ये चीज। जैसे केशवानंद मामला आया हमारा, ठीक है, केशवानंद मामला, उसी में क्या किया, न्याय समीक्षा की ताकत बढ़ने लगी, ये चीज के ध्यान। मानव मानवाधिकार अवधारणा देखिए, आप ध्यान से देखिए ये चीज। अब देखिए मानव अधिकार की अवधारणा, ठीक है, या 4 ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की अवधारणा क्या है, ये सब तो हमने देख लिया। फंडामेंटल राइट्स में क्या है, उसके विरोध क्या होती है, 13 और 14, एक तरह बोलता है मूलाधिकार की रक्षा की बात बोलता है, हमारा परिवर्तन की कौन बात करता, अनुच्छेद 368 बोलती है। तो हमें मानव अधिकार की अवधारणा की बात करते हैं, HI बोलता है प्रत्येक मनुष्य को मानव होने नाते कुछ बुनियादी अधिकार, जीवन, स्वतंत्र, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन के आदि के लिए आवश्यकता बोलती है। ह्यूमन राइट्स क्या होता है, मानव के अधिकार की बात करता है। एक कमेटी, एक आयोग बना गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जिसमें गठन बोला जाता है। उसमें क्या किया है, ये चीजें, जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलती है, मानविक एवं सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 में, यूनाइटेड नेशन के द्वारा देखने को मिलती है, UDHR के द्वारा मिलती है, यूनिवर्सल्स डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स देखने को मिलती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा, महासभा द्वारा 1948 में एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा में बोला गया था कि किसी भी वर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति के साथ, मानव के साथ, उसके साथ उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसके अधिकारों के साथ उसे जो अधिकार है उसे देना आवश्यक होगा। ये चीजें मैग्ना कार्टा मानव के महत्व और गौरव और पुरुष और महिला को सम्मान की बात करता है, ये नहीं बात करता, वर्ल्ड बात कर रहा है। 193 देशों का समर्थन है इस पे, यूएन में समर्थन है, यूएन समर्थन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में इसमें समर्थन है। इसमें समर्थन दिया मैग्ना कार्टा में कि हर कोई देश में क्या करेगा, महिला पुरुष को समान माना जाएगा, ये चीज ध्यान देखिए। और क्या करेगा जाएगा क्या किया जाएगा, और गौरव बढ़ाया जाएगा मानव का। अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 30 है, ये क्या करती है, हर नेशनल को, हर राष्ट्र को, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान भूटान सॉरी भूटान या नेपाल, कहीं के देशों को क्या बोलती है, मानवाधिकार को बनाए रखने के लिए सरकार को आदेश देती है। ये चीजें यूएनए बोलता है। अब देखो हमारा क्या बोलता है यूएनए, तो अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तो सिर्फ आप, अगर किसी देश में क्राइम होता है, सरकार उनके फंडामेंटल राइट को घोष घोष के मारने लगती है, तो 1 साल, 2 साल, 2 महीने, 4 महीने, तो सीधे आवाज कहाँ जाती है, यूनाइटेड नेशनल में जाती है, यूएनओ में जाती है। 193 देश उस पे क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं कि आप देश के लिए गलत कार्य कर रहे हो। ये चीजें ध्यान दीजिए। आज भी युद्ध होता है तो मानव को सेफ्टी की बात कर लिया जाता है। जैसे यूक्रेन और अब रसिया युद्ध हो रहा है, तो मानो आपको एक पाबंदी दिया गया है यूएनओ में, क्या हुआ कि अगर कोई भी युद्ध हो तो आप सेना से सेना युद्ध किया जाएगा, न कि आपको आम जनता के बीच में हानि होगी। ये चीजें ध्यान दीजिए।
और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना दिया गया, आदेश दिया गया कि हर किसी देश के पास एक आयोग होना चाहिए जो हमें कमिटेड करे, हमें रिपोर्ट दे कि हम आपके मानव अधिकार किस तरह है, आपके लोग के जो आम जनता है खुश है कि नहीं है, उनको क्या सुविधा उपलब्ध हो रही है। इसीलिए हमारा देश क्या बनाया गया, NHRC बनाया गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड कमीशन बनाई गई। कहाँ बनाया गया इसका आयोग, कहाँ, दिल्ली में। ये क्या, वैधानिक निकाय का गठन 12 अक्टूबर 1993 में किया गया। कितना किया, 193 किया। इसमें 10 सदस्य से ज्यादा सदस्य रहते हैं। ये धारा 12 है इसमें। इसमें क्या है, 12 धारा है इसमें, ध्यान दीजिए कितना है, 12 धारा। इसमें कौन सदस्य होता है, ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, 10 सदस्य। इनमें से कौन था, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक ना, मुक्त हुए, रिटायर हुए जज रहते हैं इसमें, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिए। बड़े बड़े जैसे हाई कोर्ट के जज होते हैं ताकि ये मूल अधिकार को जाने, ये चीज ध्यान दीजिए। अब देखिए किसी भी देश में हमने देखा कि मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के द्वारा क्या किया जा सकता है, यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दिया जा सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन हमने देखा था पूर्वगामी कक्षा में। ऑनलाइन किस तरह दिया जा सकता है, वहां पे जाकर दिया जा सकता है। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो क्या कहेंगे, आपको निःशुल्क विधि सहयोग के आयोग के द्वारा वहां पे जाकर सपोर्ट ले सकते हैं, या किसी वकील के द्वारा माध्यम से याचिका कर सकते हैं, या स्वयं से याचिका डाल सकते हैं। यदि ऑनलाइन डालना तो ई फाइलिंग के द्वारा, एक .com है, ई फाइलिंग पोर्टल पे आप क्या कर सकते हैं, सबूत के साथ उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आपको डाक पोस्ट पे डायरेक्ट आप उन्हें क्या करेंगे, वहां पे पोस्ट कर देंगे। ये चीजें जैसे हैदराबाद में एक बच्चे ने पोस्ट किया था, ये चीजें। अगर इसके लिए अगर नहीं करना चाहते हैं, यदि नहीं करना चाहते तो एक टोल फ्री नंबर के जारी किया गया, जिसे ध्यान दीजिए 1433, याद रखिए, एक टोल फ्री नंबर, ह्यूमन राइट्स का टोल फ्री नंबर, NHC, ह्यूमन राइट्स इन द, देखिए आपको लिखे नेशनल ह्यूमन एंड द राइट्स इन द कमीशन की बात की गई है, 144333। इस नंबर पे नोट कर लीजिए, आप किसी को बताइए यदि किसी का उल्लंघन होता है, किसी पुलिस थाने में अगर किसी को जबरन पकड़ लिया जाता है तो आप इस पे कंप्लेन कीजिए कि हमारे भाई को कर लिया गया, 4 दिन से रखा गया लेकिन छोड़ा नहीं जा रहा, या गरीब। ये देखो आप, जब जो ज्यादा एजुकेटेड है, जो सिटी में रह रहा है, उनके पास ज्यादा इस चीज के एक्टिविटी रहती है, लेकिन अब बच्चों जो गरीब रह रहे हैं उनकी एक्टिविटी कम रहती है। तो ये आपको नंबर नोट कीजिएगा, 1433। ये डायरेक्ट ह्यूमन राइट्स के पास कॉल जाएगा, आप उस कंप्लेन कीजिए कि थाने में ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, सरकार ऐसे कर रही है, ब्यूरोक्रेसी ऐसे नहीं कर रही है, कलेक्टर आए, ये बात नहीं, हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, ये चीज ध्यान दीजिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, एक अगर नहीं होता तो एक चीज है, जीमेल है, आपको देखने मिलेगा, जीमेल है NHRC@nick.in पे हम कंप्लेन कर सकते हैं, ये चीजें, ताकि हमारा फंडामेंटल राइट बचा रहे, ये चीज ध्यान दीजिए। अब देखिए हमारा फंडामेंटल राइट से महत्व क्या है, क्या हमें फायदा होता है, फायदा क्या होता है देखने को मिलती है। ये मनुष्य के आत्मविश्वास को अवसर प्रदान करता है, विकास करने के अवसर प्रदान करता है। यह राज्य के निरकुशलता पर प्रतिबंध लगाता है। राज्य जो निरकुशलता चाहता है कि नहीं यहाँ के लोग अंधेरे में जिए, उस पर क्या बोलता, प्रतिबंध लगाता है। ये विधि के शासन पर की स्थापना करता है, मतलब जो भी चलेगी कानूनी पे चलेगी, किसी के मुंह माही पे नहीं चलेगी। जैसे पहले के राजा बोले आदेश चलते थे, तो उस आदेश पे न चल के क्या करेगी, विधि कानून के द्वारा चलेगी, शासन चलेगी, ये अच्छी बात है, ठीक ना। ताकि सामाजिक समानता की धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, सामाजिक समानता की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। ये भारत के लोकतंत्र डेमोक्रेसी को बढ़ाने का बात करती है, क्या बोलती है, बढ़ाने की बात करती है। फंडामेंटल राइट जितनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए खाना पहनना रहना सोना, ठीक है।